स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में लर्निंग चैप्टर्स में अधिगम के वक्र तथा पठार की स्टडी की थी। उसी के आगे आज हम लोग अधिगम के सिद्धांतों की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ यह है कि अधिगम के जो सिद्धांत यानी जो थियरीज ऑफ लर्निंग है, उन सिद्धांतों को अगर हम देखें तो हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। यानी मनोवैज्ञानिकों के दो दृष्टिकोण थे जिनके आधार पर हमने सीखने के सिद्धांतों का यहाँ पे वर्गीकरण किया गया है। तो सबसे पहला जो दृष्टिकोण था वो था आपका संबंधवादी दृष्टिकोण यानी कनेक्टिव थ्योरी ऑफ लर्निंग, और दूसरा जो सीखने का सिद्धांत है वो है संज्ञानवादी दृष्टिकोण यानी कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कनेक्टिव थ्योरी ऑफ लर्निंग के मनोवैज्ञानिकों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो संबंधवाद या अनुबंधवाद क्या था? यानी वो मनोवैज्ञानिक जिन्होंने सीखने की प्रक्रिया में किसी न किसी बाह्य तत्व से सीखने को जोड़ करके उसे प्रभावी बनाने का प्रयास किया, ऐसे मनोवैज्ञानिकों को संबंधवादी मनोवैज्ञानिक कहा गया। इसमें से जो संबंधवाद के या अनुबंधवाद या बॉन्ड थ्योरी के जो जनक माने जाते हैं वो आपके हैं थॉर्नडाइक। ठीक है, तो यहाँ पे थॉर्नडाइक को संबंधवाद का जनक कहा जाता है। थॉर्नडाइक ने सीखने के नियमों को प्रस्तुत किया था, इसीलिए इन्हें सीखने के नियमों का प्रवर्तक भी माना जाता है। इनके सिद्धांत का यानी थॉर्नडाइक के अधिगम के सिद्धांत का नाम क्या था? तो पहला नाम क्या था? उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, जिसको शॉर्ट में हम लोग एसआर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। दूसरा इनका सिद्धांत क्या था? प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, जिसे हम लोग प्रयास व त्रुटि के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं यानी ट्रायल एंड एरर थ्योरी। इन्होंने अपना जो प्रयोग किया था वो भूखी बिल्ली पर किया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आज थॉर्नडाइक की थ्योरी को समझ लेते हैं कि इसका सीखने में क्या महत्व है। तो थॉर्नडाइक ने अपनी जो थ्योरी दी थी, उन्होंने क्या किया? अपना प्रयोग एक भूखी बिल्ली पर किया और इन्होंने बिल्ली को एक ऐसे पिंजड़े में बंद कर दिया जिसमें अंदर की तरफ एक खटका यानी लैच लगा हुआ था, और बाहर इन्होंने पिंजड़े के बाहर क्या किया? भोजन रखा। बिल्ली उस भोजन को देख सकती थी, स्मेल कर सकती थी, लेकिन उसे प्राप्त नहीं कर सकती थी। जब तक वो लैच दबेगा नहीं तब तक वो दरवाजा नहीं खुलेगा और तब तक उसे भोजन प्राप्त नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो थॉर्नडाइक ने क्या देखा कि बिल्ली उस भोजन को प्राप्त करने के लिए बार बार उस पिंजड़े में उछल कूद मचा रही है, जो भी पिंजड़े की डोरियां हैं, जो स्ट्राइप्स हैं, उनको काटने का प्रयास कर रही है, और इधर उधर उछल कूद मचाने के दौरान ही कि अचानक से जो लैच होता है वो उससे दब जाता है और दरवाज़ा खुल जाता है और बिल्ली को भोजन प्राप्त हो जाता है। इसकी कुछ समय के पश्चात पुनः इन्होंने यही प्रक्रिया की, बिल्ली को पुनः पिंजड़े में बंद कर दिया और भोजन बाहर रख दिया। अब इन्होंने क्या देखा कि पहले के कंपैरिजन में बिल्ली ने कम प्रयास से ही भोजन को प्राप्त कर लिया। जैसे जैसे ये प्रक्रिया आगे बढ़ती गई, बिल्ली अपने अनुबंध को यानी उसने एक बॉन्ड बना लिया, भोजन और अपने द्वारा की जाने वाली अनुक्रिया के बीच एक बॉन्ड बना लिया, और वो बिना देरी किए ही उस लैच को दबा करके भोजन को प्राप्त करने में सफल हो गई। तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद थॉर्नडाइक ने ये निष्कर्ष निकाला कि सीखने के लिए किसी व्यक्ति का नीडी होना बहुत आवश्यक है। यानी अगर कोई भी उद्दीपन या लक्ष्य आपको प्राप्त करना है तो उसका आपके जीवन में महत्व होना चाहिए। सीखने की प्रक्रिया के लिए पुनर्बलन एक केंद्रीय तत्व यानी सेंटर फिगर होता है। जब तक पुनर्बलन नहीं होगा, इसका मतलब हम जो बॉन्ड बना रहे हैं अगर उसका रिस्पॉन्स हमें सकारात्मक या पॉजिटिव मिलता है तो ही हम प्रयास करते हैं। अगर हमारे द्वारा की गई अनुक्रिया का परिणाम पॉजिटिव नहीं होता है तो हमारे जो प्रयास होते हैं वो अपने आप कम हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो निष्कर्ष हमारा निकला कि उद्दीपन के प्रत्यक्ष होने पर प्राणी की जो अनुक्रिया शक्ति होती है यानी रिस्पॉन्स करने की जो पावर होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, अगर उस रिस्पॉन्स का परिणाम सकारात्मक होता है तो हमारी अनुक्रियाएं बढ़ जाती हैं, किंतु यदि उस अनुक्रिया का परिणाम नकारात्मक होता है तो हमारी अनुक्रियाएं अपने आप घट जाती हैं। इन्होंने अपने प्रयत्न व भूल के सिद्धांत में ये कहा कि सीखना
हमारी सूझ पर आधारित नहीं होता है, बल्कि सीखना क्या है, एक उत्तरोत्तर प्रक्रिया है। हम बार बार प्रयास करते जाते हैं और हम सीखते जाते हैं। इन्होंने कहा कि सीखने के दौरान जो गलतियां या त्रुटियां होती हैं वो हमारे सीखने का एक नेचुरल पार्ट यानी स्वाभाविक हिस्सा होती हैं। ठीक है, यानी बिना गलती के सीखना संभव नहीं होता है। ये हमारे लर्निंग का एक पार्ट होती हैं और ज़रूरी नहीं है कि सीखते समय हर गलती को करेक्ट किया जाए। केवल उन्हीं गलतियों को हमें करेक्ट करना होता है जो आगे चलकर हमारे सीखने में बाधा उत्पन्न करती हैं। जो गलतियां हैं वो एक नेचुरल पार्ट होने के कारण प्रयासों के द्वारा धीरे धीरे ये गलतियां अपने आप कम होती जाती हैं और बालक अपने कार्य में कुशल या निपुण हो जाता है। कक्षा में छात्रों के द्वारा जो भी गलतियां या त्रुटियां की जाती हैं उनको कभी भी निगेटिव नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये उनके सीखने के तरीके को और उनकी सीखने की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, जिससे शिक्षकों को अपनी शिक्षण प्रक्रिया में, शिक्षण विधियों में या सिखाने के तरीके में सुधार करने में सहायता मिलती है। ठीक है, इसके अलावा जो थॉर्नडाइक थे उन्होंने सीखने के 3 प्रमुख नियम व 5 गौण नियमों की भी व्याख्या की है, इसीलिए इन्हें सीखने के नियमों के प्रवर्तक के रूप में भी जाना जाता है। तो सीखने के 3 प्रमुख नियम कौन कौन से थे? सबसे पहला था आपका तत्परता का नियम, प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस। दूसरा अभ्यास का नियम, प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस। और तीसरा था प्रभाव का नियम, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्ट या लॉ ऑफ इफेक्ट। तो यहाँ पे जो सीखने का सबसे महत्वपूर्ण नियम है वो तत्परता का नियम है, यानी तत्परता के नियम को अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण नियम माना गया है। इसे हम मानसिक तैयारी के नियम के नाम से यानी प्रिंसिपल ऑफ मेंटल प्रिपरेशन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि तत्परता का जो संबंध होता है वो हमारे ब्रेन के यानी मस्तिष्क के नर्वस सिस्टम यानी स्नायु तंत्र से होता है। ये हमारा नर्वस सिस्टम होता है जो हमें सीखने के लिए तैयार करता है। इसमें हमारे शरीर के 2 अंग काम करते हैं, एक आपका स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुदंड और दूसरा आपका ब्रेन। ठीक है, ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? हमें सीखने के लिए तैयार करने के लिए। तो इन्होंने ये कहा कि सीखने में तत्परता का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो भी चीज़ें हम तत्परता के साथ सीखते हैं वो लंबे समय तक स्थायी बनी रहती हैं। इसके विपरीत तत्परता के अभाव में अधिगम करना हमेशा कष्टदायी होता है। यानी हमें किसी बालक को तभी कुछ सिखाना चाहिए जब वो सीखने के लिए इच्छुक या तत्पर हो। जो बालक सीखने के लिए इच्छुक होता है वो विपरीत परिस्थितियों में भी उसे सीख लेता है, और इसके विपरीत जिनमें सीखने की तत्परता नहीं होती है, सकारात्मक परिस्थितियों में होने पर भी उनके लिए अधिगम सदैव कठिन होता है। इसीलिए शिक्षण प्रक्रिया में किसी भी बालक को कुछ भी सिखाने से पहले या किसी भी नए पाठ को पढ़ाने से पहले एक अध्यापक को उस नए पाठ के प्रति छात्रों में रुचि या तत्परता का विकास कर लेना चाहिए। होता भी यही, हम प्लान बनाते हैं और लेसन प्लान में हम सबसे पहले वैरायटी ऑफ इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस रखते हैं, यानी प्रस्तावना प्रश्नों का प्रयोग करते हैं। इन प्रश्नों का जो उद्देश्य होता है वो छात्रों के पूर्व ज्ञान को जांचने के साथ साथ उन्हें मानसिक रूप से वो नया सीखने के लिए तैयार करना भी होता है, ताकि हम छात्रों में उस नए पाठ के प्रति रुचि का विकास कर सकें और उस समय हम उन्हें जो कुछ भी सिखाएंगे उसे वो आसानी से सीख लेते हैं और वो अधिगम लंबे समय तक स्थायी बना रहता है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि सीखने में प्रस्तावना प्रश्नों का प्रयोग किस उद्देश्य पर या अधिगम के किस नियम पर आधारित है? तो तत्परता के नियम पर आधारित है। ठीक है, इसके बाद आता है अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम ये कहता है कि जैसे ये हमारा उद्दीपन है और ये हमारी अनुक्रिया है, तो किसी उद्दीपन के लिए हम जितनी भी अनुक्रियाएं करते हैं, जितनी ज़्यादा हम अनुक्रियाएं करेंगे, उद्दीपन अनुक्रिया जो बॉन्ड होता है वो उतना ही मजबूत हो जाता है। यानी सीखे गए ज्ञान की बार बार पुनरावृत्ति होने पर वो ज्ञान लंबे समय तक स्थायी बना रहता है। इसके विपरीत अगर आपने एक बार कोई चीज़ सीख ली है और उसकी पुनरावृत्ति काफ़ी लंबे समय तक नहीं की गई
गई है तो धीरे धीरे हम उस ज्ञान को भूलने लगते हैं। छोटी कक्षाओं में सर्वाधिक रूप से हम अभ्यास के नियम का ही प्रयोग करते हैं। बच्चों को गिनती है, कविता है, कहानी है, पहाड़े हैं इत्यादि याद कराने में अभ्यास के नियम का ही प्रयोग किया जाता है। ऐसा माना गया है कि शिक्षण प्रक्रिया में एक कुशल अध्यापक वही होता है जो जीवन पर्यंत एक छात्र के जीवन का व्यतीत या छात्र के जीवन को व्यतीत करता है। अर्थात किसी भी पाठ को पढ़ाने से पहले अगर आप स्वयं उसकी पुनरावृत्ति करते हैं तो आप पाठ के मुख्य बिंदुओं को भी छात्रों तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। इसके विपरीत पुनरावृत्ति के अभाव में कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन्हें बताना भूल जाते हैं और जब हम अगली कक्षा में उन्हें बताते हैं तो वो चैप्टर के साथ अच्छे से लिंक नहीं हो पाते हैं। ठीक है, अभ्यास के नियम को दो उप नियमों में भी विभाजित किया गया है। पहला आपका प्रयोग या अनुप्रयोग का नियम होता है और दूसरा अनुपयोग का नियम होता है, यानी उपयोग या अनुपयोग का नियम। यानी जो चीज़ें हमारे लाइफ में वैल्यू करती हैं या उपयोगी होती हैं उनके लिए तो हम बार बार अनुक्रिया करते हैं और वो चीज़ें हमारे माइंड में बनी रहती हैं। कई चीज़ें ऐसी होती कि हम सीख तो लेते हैं लेकिन उनका हमारे जीवन में कोई प्रयोग नहीं होता है, तो क्या करते हैं हम उनके लिए कोई अनुक्रिया भी नहीं करते और धीरे धीरे वो चीज़ें हमारे माइंड से चली जाती हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरा नियम है प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम ये कहता है कि किसी भी कक्ष का जो वातावरण है वो सदैव कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, सकारात्मक या संतोषजनक होना चाहिए। क्योंकि जब अधिगम की परिस्थितियां सकारात्मक होती हैं या हमने कोई अनुक्रिया की और उसका परिणाम सकारात्मक होता है तो किसी भी बच्चे पर सुखद प्रभाव पड़ता है और जब हम पर सुखद प्रभाव पड़ता है तो फिर हम उस तरह के कार्यों को बार बार करना चाहते हैं। किंतु यदि हमने किसी उद्दीपक के लिए कोई प्रयास किया और हमें नकारात्मक परिणाम मिलता है तो हमें दुखद भावना का एहसास होता है और फिर हम पुनः उस प्रकार की अनुक्रियाएं करने की इच्छा नहीं रखते हैं। यानी प्रभाव का नियम ये कहता है कि जो सीखने का प्रभाव होना चाहिए वो सदैव पॉजिटिव होना चाहिए, यानी बच्चे पर सकारात्मक प्रभाव पड़ना चाहिए। इसीलिए शिक्षण प्रक्रिया में पुरस्कार तथा दंड का प्रयोग अधिगम के प्रभाव के नियम पर ही आधारित है। जैसे सपोज हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि बहुत सारे ऐसे होते हैं जो नेचुरल स्टिमुलस होते हैं, यानी हमारे लिए या बच्चों के लिए बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती जो प्राकृतिक उद्दीपक का कार्य करती हैं और उनके लिए बच्चों से या हमसे स्वाभाविक अनुक्रिया होती ही है। जैसे छोटे बच्चों के लिए टॉफ़ी है, चॉकलेट है, छोटे छोटे खिलौने हैं, ये सभी क्या है, नेचुरल स्टिमुलस हैं और उनके प्रति आकर्षित होना तथा उन्हें प्राप्त करने के लिए क्रिया करना या अनुक्रिया करना, ये हमारा क्या होता है, नेचुरल रिएक्शन होता है। तो जैसे सपोज हमने क्या देखा कि स्कूल में छोटी कक्षाओं में क्या होता है कि कुछ बच्चे बहुत अट्रैक्टिव सी पेंसिल लेकर आते हैं, कुछ बच्चे इरेजर या बॉटल या लंच बॉक्स या अच्छा अच्छा खाना लेकर आते हैं। ये सभी दूसरे अन्य बच्चों के लिए क्या है, प्राकृतिक उद्दीपक हैं। अब बच्चा उन्हें प्राप्त करने के लिए कोई ना कोई अनुक्रिया करता है। सपोज वो अपने क्लासमेट से भोजन को मांगेगा कि यार तुम तो पिज़्ज़ा लाओ, मुझे भी शेयर कराना, तुम्हारी पेंसिल तो बहुत अच्छी लग रही है, मुझे भी एक दिन के लिए दे देना। तो इस तरह की वो अनुक्रियाएँ करता है। ठीक है, इसके बाद कुछ बच्चों के लिए ये इतना ज़्यादा स्टिमुलस हो जाता है, इतना ज़्यादा आकर्षित करने वाला हो जाता है कि बच्चे जब क्लास के बाहर जाते हैं तो दूसरा बच्चा उन्हें चुरा लेता है या टिफिन से निकाल करके भोजन कर जाता है। अब उसने क्या किया, अपने उद्दीपक के लिए जो अनुक्रिया की और उसका परिणाम कैसा रहा, उसके लिए सेटिस्फैक्ट्री रहा। उसने वो पेंसिल चुरा लिया, भोजन कर लिया। अब मान लीजिए क्लास में क्या हुआ कि ना तो किसी बच्चे का बैग चेक किया गया और बच्चे को वो पेंसिल मिल गई और अपने घर लेकर के चला गया। अब बच्चे के लिए उस अनुक्रिया का परिणाम कैसा था, पॉजिटिव था। उसने अनुक्रिया की और उसे वो चीज़ मिल गई। बच्चे के लिए उस अनुक्रिया का परिणाम कैसा था, सकारात्मक, उसको सुखद अनुभूति हो रही है। दोबारा जब भी कोई चीज़ उसके लिए स्टिमुलस का कार्य करेगी वो अब मांगेगा नहीं, फिर से क्या करेगा, उसके बैग से चुपचाप निकाल लेगा और घर लेके चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी अनुक्रिया का परिणाम कैसा था, संतोषजनक था।
लेकिन अगर इसकी जगह उस बच्चे ने वो पेंसिल चुराई होती, स्कूल में बैग चेक हुआ होता, उसको डांट भी पड़ी होती और उसे वो पेंसिल उस बच्चे को वापस भी करनी पड़ी होती, तो बच्चे के द्वारा की गई अनुक्रिया का परिणाम कैसा होता? नकारात्मक होता। बच्चे को दुख होता कि हमने प्रयास किया और हमें वो चीज़ मिली भी नहीं और हमें डांट भी पड़ गई। अब दोबारा वो इस तरह की अनुक्रिया करने का प्रयास नहीं करता है। इसीलिए शिक्षण प्रक्रिया में पुरस्कार और दंड का प्रयोग अधिगम के प्रभाव के नियम पर ही आधारित होता है। ठीक है, तो ये थे सीखने के 3 प्रमुख नियम। इसके अलावा सीखने के 5 गौड़ नियमों की भी व्याख्या इन्होंने की है। पहला आपका क्या है? बहुअनुक्रिया का नियम, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। ये नियम ये कहता है कि प्राणी किसी भी लक्ष्य या उद्दीपन को प्राप्त करने के लिए तब तक बार बार प्रयास करता है जब तक वह वांछित लक्ष्य को या वांछित स्टिमुलस को प्राप्त करने में सफल नहीं हो जाता। तो जितनी भी असफल अनुक्रियाएं होती हैं वो भी हमारे सीखने का ही एक पार्ट है, क्योंकि असफलताओं से भी हम बहुत कुछ सीख लेते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा है आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का ये नियम ये कहता है कि बच्चा सुसंगत तथा असंगत दोनों प्रकार की परिस्थितियों का ऑब्जर्वेशन करता है कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा और ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे हमें नेगेटिव रिस्पांस मिलेगा। इस प्रकार की परिस्थितियों के प्रति वो विचार करता है और उसके बाद केवल सुसंगत या तार्किक परिस्थितियों के प्रति ही अनुक्रिया करता है ताकि उसे सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सके। ठीक है, तीसरा नियम क्या है? सादृश्यता का नियम, प्रिंसिपल ऑफ एनालॉजी। ये नियम ये कहता है कि 2 कार्यों और परिस्थितियों में जितनी अधिक समानता होती है, नई परिस्थिति में सीखना उतना ही सरल होता है। इसीलिए हम लोग क्या देखते हैं कि सहसंबंधात्मक अधिगम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सहसंबंधात्मक अधिगम में क्या होता है? 2 मिलते जुलते चैप्टर्स को या 2 मिलते जुलते विषयों को एक दूसरे से कोरिलेट करके जोड़ करके पढ़ाया जाता है। ये आपका सहसंबंधात्मक अधिगम कहलाता है, जो कि सादृश्यता के नियम पर आधारित होता है। यानी जिस कार्य को हम पहले सीख चुके हैं, नया कार्य उससे जितना अधिक मिलता जुलता होगा हम आसानी से उस नए कार्य को सीख लेंगे, और दोनों में जितनी असमानता होगी तो नया सीखना हमारे लिए उतना ही कठिन होता है। ठीक है, चौथा जो हमारा नियम है मनोवृत्ति का नियम, प्रिंसिपल ऑफ मेंटल सेट। ये नियम ये कहता है कि जिस कार्य को हम सीखना चाहते हैं या जिन कार्यों में हमारी रुचि होती है, सपोज आप ले लीजिए कि जिन विषयों में आपका इंटरेस्ट होता है या जिन्हें आप सीखना चाहते हैं उन्हें आप आसानी से सीख लेते हैं और आपको अच्छा भी लगता है, और जिन विषयों में आपकी रुचि या मनोवृत्ति नहीं होती है उसमें आपको इंटरेस्ट भी नहीं आता और उन्हें आप सीखना भी नहीं चाहते और उनको सीखने में भी आपको कठिनाई का अनुभव होता है। ठीक है, इस अगला जो लास्ट हमारा नियम है वो है साहचर्य या साहचर्य रूपांतरण का नियम, प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। ये नियम ये कहता है कि वर्तमान अधिगम की प्रक्रिया को अगर हम पूर्व की किसी सकारात्मक या नकारात्मक परिस्थिति से एसोसिएट कर दें यानी जोड़ दें, तो हम इस नई परिस्थिति में के अधिगम को बढ़ा सकते हैं। यानी अगर हम वर्तमान सीखने की प्रक्रिया को पूर्व की किसी परिस्थिति से जोड़ देते हैं तो अधिगम की प्रक्रिया को या अनुक्रियाओं को बढ़ाया जा सकता है। सकारात्मक परिस्थिति कैसे? जैसे हमारा बच्चा 12th में पढ़ रहा है और 10th में उसके 80% मार्क्स आए, तो हमने कहा आपके 80% आए थे तो हमने आपको साइकिल दिलाई थी, अगर 12th में आपके 90% मार्क्स आ जाएंगे तो हम आपको बाइक दिला देंगे। तो हमने क्या किया, एक पॉजिटिव परिस्थिति से वर्तमान अधिगम की प्रक्रिया को जोड़ दिया है। अब उस बाइक के लालच में बच्चों की जो अनुक्रियाएं होती हैं यानी जो प्रयास होते हैं वो अपने आप बढ़ जाते हैं, ये तो पॉजिटिव हुआ। इसको आप निगेटिव सिचुएशन से भी जोड़ सकते हैं। जैसे हमने कहा कि 10th में आप फेल हो गए थे एक बार, मैंने आपको दोबारा चांस दिया, अगर आप 12th में फेल हो गए तो मैं आपको आगे नहीं पढ़ाऊंगा। इस भय से भी बालक की जो अनुक्रिया शक्ति होती है यानी प्रयास करने की जो मात्रा होती है उसे बढ़ाया जा सकता है। इसे हम क्या कहते हैं,
रूपांतरण के नियम के नाम से जाना जाता है। इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पे थॉर्नडाइक का जो सीखने का नियम है वो बहुत ज़्यादा परिस्थितियों में पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है, यानी इससे क्या होता है कि बच्चे में रुचि, तत्परता व इच्छा आदि को विकसित करने के बाद ही शिक्षण कार्य को करने पर बल दिया जाता है। दूसरा, इसमें छात्रों की त्रुटियों के लिए उसे डांटा नहीं जाता है, बल्कि पॉजिटिव रेनफोर्समेंट के द्वारा उन्हें अभ्यास के द्वारा अपनी गलतियों को सही करने के लिए प्रेरित किया जाता है। यहाँ पर उद्दीपन को यानी स्टिमुलस को एक केंद्रीय तत्व माना गया है कि सीखने के लिए किसी न किसी उद्देश्य का होना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए शिक्षक को सिखाते समय बच्चे के सामने कोई न कोई लक्ष्य या उद्दीपन अवश्य प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य जितना इफेक्टिव होता है बच्चे के रिस्पॉन्स करने की जो शक्ति होती है वो उतनी ही अधिक होती है। ठीक है, तो ये था आपका थॉर्नडाइक का अधिगम का नियम। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग पावलव और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पावलव और स्किनर के लर्निंग थियरीज को भी डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।